दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि सीएम योगी का बड़ा फैसला, 21,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती को इस हफ्ते तक पूरा करने के निर्देश। जी हां, बता दें कि सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में 31,661 पदों पर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें भी न्यायालय ने 31,661 पदों पर भर्ती की छूट दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन्हीं 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरी करेंगे। हालांकि इसके बाद के बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद होगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि यूपी में बनेगी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जी हम बात करें कि बॉलीवुड में ड्रग एंगल पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। हम एक उम्दा खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश की नई फिल्म सिटी की स्थापना नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। इतना ही नहीं, फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगा। रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। बड़ी खबर बता दें कि 6 महीने बाद सोमवार से खुलेंगे स्कूल। इन गाइडलाइंस के साथ ही चल सकेंगी कक्षाएं। जी हम बात करें कि 6 महीने के बाद सोमवार से स्कूल एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों को खोला जा सकता है। कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को मानना होगा। केंद्र ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। 21 सितंबर से कई राज्यों में स्कूल जरूर खुल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कई शर्तों को न सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट को बल्कि छात्रों को भी मानना होगा। इसमें जो मुख्य बातें हैं उनके मुताबिक छात्रों को स्कूलों में जाने के लिए अभिभावक की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। असेंबली या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें छात्र इकट्ठा हो। कैफेटेरिया नहीं खुलेगा और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। कक्षाओं को खुले क्षेत्र में आयोजित करने की सलाह दी गई है। स्कूल 50% क्षमता पर काम करेंगे, यानी आधे छात्र ही आ सकेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। स्कूल आने पर अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने होंगे। सभी कक्षाओं की नियमित सफाई करनी होगी। किसी भी ऐसे कर्मचारी या छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसमें कोविड जैसा कोई लक्षण होगा। केंद्र ने गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। हालांकि इसको लेकर कोई आखिरी फैसला राज्यों को ही करना है। ऐसे में 21 सितंबर यानी सोमवार से देश में कुछ राज्यों में शैक्षणिक गतिविधि स्कूलों में दिखेगी, तो कुछ राज्यों में अभी स्कूल बंद रहेंगे। और वही अगली खबर बता दें जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब पीएम राहत कोष पहले से है तो इसके जैसे दूसरे फंड की क्या जरूरत। जी आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई सवाल पूछे। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में कहा कि मैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से है तो इसके समांतरण फंड बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं एफएम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है आपने गलवान घाटी में भारतीय जवान और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद चीनी बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने पूछा कि अप्रैल के बाद से चीन से कितना लोन लिया गया है। दूसरी ओर द्रमुक तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी पीएम केयर्स फंड के गठन का विरोध किया और आरोप लगाया कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपलब्धों का संशोधन एवं छूट विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड के गठन का क्या तर्क है, जबकि पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद है।
और वहीं अब अगली खबर बता दें कि 14 दिन के लिए जेल भेजा गया ड्रग सप्लायर राहिल विश्राम। एनसीबी के सामने किए बॉलीवुड से जुड़े ये खुलासे। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस की जांच के दौरान ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने धरपकड़ तेज कर दी है। एनसीबी को इसको लेकर बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने राहिल विश्राम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष लोक अभियोजन अतुल सरपांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राहिल विश्राम को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उसका अंकुश अरेंजा से संबंध है। वहां से उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन है। वह उन लोगों में से है जो किसी के जरिए बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। अब 14 दिन तक राहिल जेल में रहेगा। इस बीच अगर एनसीबी को कोई भी पूछताछ उससे करनी होगी तो वो कर सकेगी। इससे पहले अन्य ज्यादातर आरोपियों के लिए भी एनसीबी ने ज्यूडिशियल कस्टडी की ही मांगी थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजने के बाद एनसीबी का बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी करण जौहर की कथित ड्रग पार्टी के वीडियो की जांच कर रही है और वहीं एनसीबी को यह भी पता चला है कि अरेस्ट हुए ड्रग सप्लायर राहिल का बॉस बॉलीवुड से जुड़ा कोई शख्स है। ये कोई अभिनेता या कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया राहिल बॉलीवुड की ड्रग सप्लाई चेन में का बड़ा मोहरा है। एनसीबी की मुंबई टीम ने गुरुवार को चलाए गए एक ऑपरेशन में बॉलीवुड को हशीश सप्लाई करने वाले राहिल को गिरफ्तार किया था। एनसीबी की कोशिश इस पूरी चेन को क्रैक करने की है। और अब बता दें कि ओवैसी ने किया देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ गठबंधन। राजद के यादव मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। जी हां, बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार राजद के एमवाई मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के ओवैसी की पार्टी AIMIM का गठबंधन हुआ है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस UDSA गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा कि SJJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने महागठबंधन और राजद पर हमला बोला। कहा कि महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं तो वह महागठबंधन कहां रहा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया। सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है उन पार्टियों का साथ लेंगे। SJJD के साथ हुए गठबंधन के बारे में ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ मिलकर हम लोग तय करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। कहा कि संगठन काम करता रहा तभी किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल हुई। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार दलित और अन्य समाज के लोग भी उनका सहयोग करेंगे। गठबंधन का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कई पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। गठबंधन में उन पार्टियों का स्वागत है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव ने राजद पर हमला बोला। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 30 साल तक नहर खोदने वाले लौंगी भुइया को ट्रैक्टर गिफ्ट करेंगे आनंद महिंद्रा। बोले मेरा सौभाग्य होगा। जी हम बात करें कि बिहार में 30 साल में 5 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाले गया के लौंगी भुइया को अब महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्रा ने उपहार में एक ट्रैक्टर देने का वादा किया है। बता दें कि बिहार के गया जिले में 90 किलोमीटर दूर बांके बाजार प्रखंड के लुटुआ पंचायत के कोठी लवा गांव के 70 वर्षीय लौंगी भुइया ने खुद 30 सालों तक कड़ी मेहनत कर सिंचाई के लिए छोटी नहर खोद दी। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के नक्शे कदम पर चलने वाले लौंगी भुइया के जज्बे और जुनून को आज पूरा देश सलाम करता है। शनिवार को एक ट्विटर यूजर्स ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा कि गया के लौंगी मांझी ने अपने जिंदगी के 30 साल लगाकर नहर खोद दी। उन्हें अभी भी कुछ नहीं चाहिए सिवा एक ट्रैक्टर के। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनको बड़ी मदद हो जाएगी। मेरी आनंद महिंद्रा से मांग है कि वो लौंगी को सम्मानित करे, इससे उन्हें गर्व महसूस होगा। इस ट्वीट के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा कि उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि लौंगी की नहर ताजमहल या पिरामिड से कम नहीं है। हमें लौंगी को ट्रैक्टर देने में गर्व महसूस होगा। बताएं कैसे आप तक पहुंचा जाए। बता दें कि कोठी लवा गांव निवासी लौंगी भुइया अपने बेटे, बहू और पत्नी के साथ रहते थे। वे विभाग की खेती पर सिंचाई के अभाव में सिर्फ मक्का व चना की खेती किया करते थे।
और वहीं अगली खबर में बता दें आपको, जिसमें अनुराग कश्यप ने कहा कि रवि किशन भी चरस पीते थे, अब सांसद ने किया पलटवार। जी हां, हम बात करें कि अभिनेता से नेता बने सांसद रवि किशन ने मानसून सत्र में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जांच की मांग सरकार से की थी, जिसके बाद बॉलीवुड की हस्तियां रवि किशन पर हमला बोल रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसद रवि किशन के बयान पर निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप ने बड़ा ही कड़ा प्रहार किया था। अनुराग कश्यप ने कहा कि रवि किशन अपने दिन की शुरुआत चरस के साथ जय बम भोले बोलकर करते थे। अब रवि किशन ने अनुराग कश्यप के इस बड़े आरोप पर पलटवार किया है। आपको बता दें, सांसद रवि किशन ने कहा कि मुझे अनुराग कश्यप से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। ये कोई रहस्य नहीं है कि मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए मैं उनके नाम का जाप करता हूँ। मैं दुखी हूँ कि वह ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई के मुद्दे पर मेरा समर्थन नहीं किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने आगे कहा कि कोई कहेगा कि मैंने धूम्रपान किया और अब मैं सिर्फ इसलिए साफ हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं, जो मैं नहीं हूं। आपको बता दें, गौरतलब है कि एक साक्षात्कार में अनुराग कश्यप ने कहा है कि रवि किशन ने उनकी पिछली फिल्म मुक्काबाज में काम किया और उनका दिन जय शिव शंकर जय बम भोले कहने से शुरू होता है। वह जय शिव शंभू बोलते हैं और उन लोगों में से हैं जो खूब चरस पीते हैं। इस बात को हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। एक कोई अकेला आदमी भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होगा जिसे ना पता हो कि रवि किशन धूम्रपान करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अब मंत्री बनने के बाद छोड़ दिया हो। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है रवि किशन की बातों से? आप लोग कितना सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ का पैकेज, बिजली पानी व 50% की छूट, जाने और क्या क्या राहत। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है, इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं, जिससे राज्य की जनता को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा ये फैसला किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि नागालैंड का सशस्त्र विद्रोही समूह अलग झंडा और संविधान पर अड़ा, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हम बात करें कि नागालैंड के सशस्त्र विद्रोही समूह NSCN-IM और केंद्र सरकार के बीच शांति वार्ता को लेकर अब नई अड़चनें आ रही हैं। NSCN-IM अलग झंडा और संविधान पर अड़ा हुआ है। विद्रोही समूह की मांग है कि वह अलग ध्वज और संविधान के बिना केंद्र सरकार के साथ सम्मानजनक शांति वार्ता नहीं करेगा। बता दें कि शुक्रवार को NSCN-IM की एक साझा काउंसलिंग बैठक हुई, जिसमें नागा शांति समझौता को लेकर विचार विमर्श किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक नागालैंड में दीमापुर के करीब हरबन के केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में राजनीतिक और ऐतिहासिक अधिकारों पर और भारत नागा राजनीतिक वार्ता पर विचार विमर्श किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शांति वार्ता को लेकर NSCN-IM ने ऐसे समय पर कड़ा रुख अख्तियार किया है जब पहले से ही प्रदेश के राज्यपाल और वार्ताकार RN रवि के बीच मतभेद चरम पर है। इस संबंध में विद्रोही समूह ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया है कि बिना अगल ध्वज और संविधान के केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता संभव नहीं है।
और वहीं बता दें कि कंगना ने ऑफिस तोड़े जाने पर मांगा था 2 करोड़ का मुआवजा। बीएमसी ने हाई कोर्ट में कहा एक्ट्रेस पर लगे जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कथित अवैध हिस्सा गिराए जाने को लेकर बृहमुंबई नगर निगम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। शुक्रवार 18 सितंबर को दायर किए गए हलफनामे में बीएमसी ने कहा है कि कंगना रनौत को इस बात के लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर कानून प्रक्रिया को तोड़ने का हर्जाना लगाना चाहिए। बीएमसी ने हलफनामे में कंगना रनौत की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। बीएमसी ने अपने हलफनामे में कहा कि कंगना रनौत ने हर्जाने के लिए जो 2 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मांगी है वह एक कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट को उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बीएमसी ने कहा कि कोर्ट को अभिनेत्री की याचिका रद्द ही कर देनी चाहिए, बल्कि गलत याचिका डालने के लिए कोर्ट को उनसे जुर्माना लेना चाहिए। अभिनेत्री द्वारा उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, जाने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों की स्थिति। जी हां, बात करें कि देश के कई राज्यों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेने के बाद ही शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल न खोलने के फैसले लिए हैं, जबकि कुछ राज्यों ने पढ़ाई को हो रहे नुकसान और 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। और वहीं जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर, इन 13 राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी बारिश। जी हां, आपको बता दें कि जून की शुरुआती में मानसून ने भारत में दस्तक दे दी थी। इसके बाद पूरे देश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार कम हुई है। ऐसे में फिर से गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से राहत भरी खबर दी है, साथ ही देश के 13 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों के अंदर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और येनम के अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज के साथ बारिश होगी। ये सभी राज्य इन दिनों उमस और गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही धान की फसल को भी बारिश का फायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।